Good morning, everyone, and welcome to chapter number 5 of Tax with Finance Act 2022. Chapter number 5, Employment Income, one of the most important chapters है. अगर मैं बोलूं कि इसकी इंपॉर्टेंस लिख लो तो इसको 20 मार्क्स एलोकेट कर लो. मतलब अलग अलग फेजेस में 20 मार्क्स के आसपास का पेपर आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम से दिख सकता है. दैट इज व्हाई आई स्पेसिफिकली वांटेड कि इसकी मैं थोड़ी सी स्टाइल ऑफ डिलीवरी चेंज करूंगी. इसमें कुछ प्रोविजंस भी चेंज हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं पर छोटे मोटे अमाउंट्स इसमें चेंज हुए हैं. तो एम्प्लॉयमेंट इनकम को समझते हैं और इसको समझाऊंगी एक स्मॉल एग्जांपल के साथ जो पूरे चैप्टर हम अप्लाई करते चलेंगे. सो एम्प्लॉयमेंट इनकम में सबसे पहली चीज जो समझनी है वो ये समझनी है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किसी की इनकम एम्प्लॉयमेंट इनकम है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है. आई थिंक सो वो हमारे केस में ज्यादा डाउट का केस नहीं है. मैं सिंपल एक चीज बोलूंगी, जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है दैट इज एम्प्लॉयमेंट इनकम का आइटम. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होता है? जहां पे एक कंपनी है, यानी कि एक एम्प्लॉयर है, उसने किसी को काम करने के लिए एम्प्लॉय किया है. अब मैं एक सिंपल एग्जांपल से अगर पूछूं, ये जो एम्प्लॉय है या ये जो इंडिविजुअल है, अगर ये अपनी इच्छा से काम कर सकता है तो क्या वो एम्प्लॉयमेंट है? मतलब वो कोई असाइनमेंट लेना चाहे तो ले ले, नहीं लेना चाहे तो ना ले. इज ही इन एम्प्लॉयमेंट? नो नो, नो ही इज अ फ्रीलांसर. तो ये जो वर्ड आप लोग सुनते हैं ना, मुझे कई लोग बोलते थे व्हेन आई यूज्ड टू गिव माय इंट्रोडक्शन कि मैं पहले एज अ फ्रीलांसर ट्रेनर काम करती थी. उनको ये लगता था फ्रीलांसर मतलब जो फ्री में काम करता है. जो फ्री में काम नहीं करता है. Who is free to decide if he wants to work for a particular project or not. That is freelancer. Freelancer is not working for free. He has to decide if he wants to take up that particular project, if he wants to work for a company. He is a freelancer. तो ये फ्रीलांसर्स जो होते हैं, ये भले ही काम वो कर रहे हो जो एम्प्लॉइज करते हैं, लेकिन ये होते सेल्फ एम्प्लॉयड है. यानी वो अपना काम चूज कर सकते हैं. लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आप अपना काम चूज नहीं कर सकते हैं. अगर बॉस ने बोला है कि ये काम होगा तो फिर ये होगा. यू कैन नॉट चूज बिटवीन प्रोजेक्ट्स कि इस कंपनी पे तो मैं काम नहीं करूंगा, बाकियों पे करूंगा. दैट डजंट हैपन विद एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको प्रॉफिट्स का कुछ शेयर मिल जाए, जैसे डायरेक्टर्स को मिलता है, आप लोगों को बोनस मिलता है. तो बोनस इज डिफरेंट थिंग. एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा जो एक की वर्ड होता है दैट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप ये बोलता है कि एम्प्लॉयर जो बोलेगा मुझे वो करना होगा. हाँ, ऑब्वियसली लीगल आइटम्स, बट आप चूज नहीं कर सकते. दैट इज द की वर्ड. तो बुक में इस पे बड़ा लंबा डिस्कशन भी है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है. एक बार उसको रीड करना, वो कई बार थ्योरी में आ जाता है 4-5 नंबर का, बट इट्स सिंपल. और मैं जो बोल रही हूँ वही लगाना हर टाइम. क्या आप अपना काम चूज कर सकते हैं? अगर हाँ तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर ना तो आप एम्प्लॉयमेंट में हैं. दैट मीन्स यू आर एन एम्प्लॉय. तो अब इस चैप्टर को चालू करते हैं. जो मैं स्टोरी बिल्ड करने की बात कर रही थी वो स्टोरी ये है, इस पूरे चैप्टर में आपको अज्यूम करना है कि आपको यूके की एक कंपनी ने जॉब ऑफर करी है, या फिर ये बोलें कि यूके केपीएमजी ने जॉब ऑफर करी है. अब वहां की करेंसी में सैलरी मिलेगी. आपकी टैक्सेबिलिटी भी यूके के रूल्स के हिसाब से अराइज होगी. तो ऐसे केस में क्या क्या प्रोविजंस होंगे वो एक एक करके हम इस चैप्टर में देखेंगे. रिमेंबर, यू हैव टू अज्यूम यू आर एम्प्लॉयड इन यूके. सो अज्यूम दैट. चालू करते हैं. सबसे पहली चीज, आप एम्प्लॉयमेंट इनकम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं. इसका एक लेआउट बुक में भी दिया हुआ है, वो मैंने भी यूज किया है. लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसा है जो बुक में नहीं दिया हुआ है. अर्निंग्स को टैक्स करना कब है. इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है उसको. थोड़ा सा मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है. ये सिंप्लीफाइड रूल जो है ये आपको काफी बेटर दिखेगा. जस्ट अ सेकेंड. तो क्या होगा, बुक ने बहुत लंबा इसका डिस्कशन किया हुआ है. एम्प्लॉयमेंट इनकम को कैसे टैक्स करना है, अक्रूवल बेसिस पे करना है, किस साल में करना है. इतनी लंबी महाभारत की जरूरत नहीं है. सिंपल एक स्टेटमेंट याद रखना, रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे हम एम्प्लॉयमेंट इनकम को टैक्स करते हैं. अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ये रिसीव्ड और ड्यू क्या होता है. लेट्स सपोज
फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023 या मार्च 2022 लेती हूँ। मार्च 2022 की आपकी सैलरी ड्यू बन जाएगी, क्योंकि आपने मार्च में अगर पूरा सर्व कर दिया कंपनी को, दैट बिकम्स ड्यू। यानी ये पैसा तो अब आप कंपनी से क्लेम करेंगे, लेकिन ये पैसा आपको रिसीव होता है, दिस मनी इज रिसीव्ड ऑन 10th of April 2022। तो सवाल ये आएगा, ये मार्च के हिसाब से मैं इसको टैक्स करूं या जिस दिन मिला है उस दिन के हिसाब से टैक्स करूं? ये सवाल भी क्यों आ रहा है? इन दोनों डेट्स में ना टैक्स ईयर बदल रहा है। व्हाट इज द टैक्स ईयर विद मार्च 2022? 22-23 22-23 श्योर? yes मैम 21-22 21-22 The tax year begins from 6th April and ends to 5th April. So March 2022 will come under tax year 21-22. Tax year 21-22 6th April 21 से स्टार्ट होगा और 5th April 22 पे खत्म होगा। यानी आ रही है टैक्स ईयर 21-22 में, मिली किस टैक्स ईयर में? क्यों सोफे क्यों? अरे 22-20 म्यूट योरसेल्फ प्लीज, पीछे सोफा सुनाई दे रहा है। अच्छा, मिली किस टैक्स ईयर में है? यार मैं सुबह जो लर्न करके बैठी हूँ ना, भूल जाऊंगी। 22-23 22-23 ठीक है, 22-23 टैक्स ईयर में मिली है। यार ये तो दो टैक्स ईयर आ गए, 21-22 और 22-23। किस टैक्स ईयर में इसको टैक्स करूं? उसके लिए एक सिंपल रूल आपको याद रखना है, रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। ड्यू तो है ये मार्च की, लेकिन मिली है अप्रैल में। दोनों में से जो भी डेट पहले आ जाए वो आपका टैक्स ईयर है। इसके ना बड़े अजीब से प्रोविजंस बना रखे हैं बुक ने, प्लीज उनको बिल्कुल मत देखना, प्लीज डू नॉट सी देम। मैं स्ट्रिक्टली अभी बोल रही हूँ, ये जो अर्निंग्स कब टैक्स करनी है, इसके ऊपर जो बुक ने प्रोविजन दिया हुआ है, दैट इज इतना कंफ्यूजिंग कि मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। ये जो रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर है, वो यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो सिंपल कान ऐसे पकड़ा जा रहा था, उन्होंने ऐसे 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 पता नहीं कैसे पकड़ा है। हम अपन सीधा चलेंगे, रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। तो आपको ये देखना है, दोनों डेट में जो भी डेट पहले आई है उस टैक्स ईयर में मुझे इस इनकम को जोड़ देना है। क्लियर? ये बात सबको समझ आती है? बोलो यस मैम। ठीक है। ये यस किसकी आई? मोहित। मोहित की। मोहित गला खराब हो रहा है क्या? नो मैम। अच्छा ओके, चलो। अच्छा अब आते हैं इनकम एम्प्लॉयमेंट की कैसे कैलकुलेट होगी। इसका ये परफॉर्मा मैंने नहीं बनाया है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट में ये दिया हुआ है। इसमें मैंने एक छोटा सा एडिशन किया है कैपिटल अलाउंसेस का, क्योंकि ये अमाउंट या ये आइटम इन्होंने बाद में दिया पैराग्राफ्स में, परफॉर्मा में नहीं दिया, परफॉर्मा में मैंने जोड़ दिया। अब ये परफॉर्मा देख के घबराना नहीं, ये तुम्हें लर्न नहीं करना, सिंपल कॉमन सेंस से पढ़ते हैं। आप केपीएमजी यूके में जॉब कर रहे हैं, आपको वो सैलरी देंगे, बोनस देंगे, कमीशन भी दे सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। कमीशन किस चीज पे मिलता है? जितने क्लाइंट्स लेके आओगे उनके रेवेन्यू का 3% आपका। आपके जो पार्टनर्स है ना बिग 4 के, उनका ये शेयर होता है। क्या होता है ये शेयर? वो जितने क्लाइंट्स को सर्व करते हैं उतना उनको कमीशन या फिर परसेंटेज बेसिस पे पैसा मिलता है। बेनिफिट्स मिल सकते हैं कुछ, गाड़ी, पेट्रोल के पैसे, ड्राइवर, दीज कैन बी बेनिफिट्स। आप कुछ ऐसे खर्चे करते हैं जो कंपनी रीएम्बर्स कर देती है, यानी वो आपकी इनकम मानी जाती है। कैसे? इसके डिटेल प्रोविजंस आगे पढ़ेंगे। कैश वाउचर्स, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, सुडेक्सो वाउचर्स आया करते थे पहले, सुना है किसी ने नाम? यस मैम। yes अगर मैम नहीं सुना है फटाफट गूगल करो, सुडेक्सो वाउचर की फोटो देखो। ये वाउचर्स क्या होते हैं? कैश की तरह काम करते हैं। बहुत सारे फूड आउटलेट्स पे, रेस्टोरेंट्स पे
ये एक्सेप्ट किए जाते हैं कि आप ये वाउचर दीजिए एंड यू कैन बाय स्टफ। छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स सोडेक्सो वाउचर्स नहीं एक्सेप्ट करते। हल्दीराम्स, ये बड़े बड़े जो होटल्स हैं, मैकडोनल्ड्स भी एक्सेप्ट कर लेता था। राइट नाउ आई डोंट नो कि इनका क्या सिस्टम है, लेकिन कुछ साल, 1.5 साल पहले तक, कोविड से पहले तक ये सब एक्सेप्ट करते थे। शायद अब ईवाई ने भी बंद कर दिया है सोडेक्सो वाउचर्स देना, क्योंकि अब एक्सेप्टेबिलिटी कम हो गई है उसकी। आई डोंट नो अब इनकी करंट पॉलिसी क्या है, लेकिन ये हर साल चेंज होती रहती है। तो कैश वाउचर्स बिल्कुल वही होते हैं, आप किसी भी आउटलेट पे जाइए, और इवन बिग बाजार में भी एक्सेप्ट होने लग गए थे, मार्क्स एंड स्पेंसर्स में भी एक्सेप्ट होने लग गए थे। मार्क्स एंड स्पेंसर्स में नहीं, स्पेंसर्स में एक इजी डे भी था आदित्य बिरला ग्रुप का, उसमें भी एक्सेप्ट होते थे। तो ये ग्रोसरी खरीदने के लिए भी एक्सेप्ट होने लग गए थे। एंड दी सेव टैक्सेस इन इंडिया, इसलिए इंडिया में बहुत ज्यादा सोडेक्सोस का कल्चर चल पड़ा था। लेकिन यूके में ये टैक्स फ्री नहीं है, इन पे टैक्स देना होता है। तो यूके में अगर आपको वाउचर्स मिलते हैं तो टैक्स देना होगा। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। अगर यूके की कंपनी ने या फिर यूके में प्लेसमेंट मिलेगी ना, तो आपको ये सब हेड्स देखने पड़ेंगे कि मेरी टैक्सेबिलिटी इसमें कितनी आएगी, यानी टेक होम अमाउंट कितना बचेगा। ये सारे आइटम्स हम जोड़ेंगे एक एक करके, तो इनको सीधा सीधा जोड़ना है, लर्न मत करना। इसमें से कुछ खर्चे अलाउड होते हैं। अब मैं बार बार एक वर्ड बोलूंगी, उसका ध्यान रखना। मैं बोलूंगी ये अलाउड है क्या, तो मेरे अलाउड का मतलब है उसको एज खर्चा मैं माइनस कर सकती हूँ क्या, क्योंकि ये जितने भी खर्चे हैं ये मेरी इनकम को कम कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? दीज खर्चाज आर रिड्यूसिंग माई इनकम। मैं इनकम जोड़ती जा रही हूँ और इनको माइनस कर रही हूँ। तो जब मैं बोलूंगी ना कि क्या ये अलाउड है क्या, तो अलाउड का मतलब क्या इसको खर्चे की तरह मैं माइनस कर सकती हूँ, इज इट अलाउड, वो पूछ रही हूं मैं। समझे? तो हम जहां जहां वर्ड यूज करेंगे क्या ये अलाउड है, वो ये अलाउड वाली बात होगी। ये जितने भी अलाउड खर्चे होते हैं ये आपकी इनकम को कम करते हैं। ये कौन से होते हैं? ये कुछ ये वाले खर्चे हैं, इनको एक एक करके लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये सिर्फ 7 नहीं है, ये बहुत सारे हैं, और ये इन्हीं प्रोविजंस में पूरा चैप्टर घूमता है। इससे पहले कि मैं अलाउड क्या है उस पर जाऊं, इनमें से कोई कंफ्यूजन है क्या अभी तक मैंने जितना बताया उससे रिलेटेड? अभी मैंने प्रोविजंस कुछ नहीं बताए हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा आइटम है जो समझ नहीं आया कि ये है क्या? बताओ बताओ। गाइस मैं कनेक्टेड हूं क्या? Yes, yes. मैम नो मैम। यस मैम। नो मैम। मैम ठीक है, ऊपर वाला ठीक है, क्लियर। चलो अब अलाउड खर्चों की तरफ आते हैं। तो यार ये तो सब कुछ जो जो मुझे एम्प्लॉयर से मिल रहा है या आप लोगों को एम्प्लॉयर से मिलेगा, सब कुछ इनकम बना देंगे। इनकम बनाते जाएंगे और आपका टैक्स बढ़ता चला जाएगा। कुछ खर्चे भी अलाउ कर दो यार, बिजनेस में भी तो होता है। आज मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, सब कुछ इनकम ही इनकम दिख रहा है। जूम का खर्चा भी है, वीडियोस प्रोसेसिंग करने के सॉफ्टवेयर्स भी हैं, लैपटॉप भी है। लैपटॉप ही 1.5-2 लाख का है। जिस कैमरे से मेरी वीडियोस बनती हैं 3 लाख का तो वो कैमरा है। पूरे रूम में लाइटिंग हो रखी है। ये मेरे फिक्स्ड एसेट्स हैं। यानी बिजनेस चलाने वाले को भी कुछ खर्चे अलाउड होते हैं। राहुल की सैलरी है, पूनम की सैलरी है, तो बेचारे एम्प्लॉयमेंट वाले ने कुछ पाप किए हैं? यानी जो बिजनेस चला रहा है उसको आप खर्चे अलाउ करोगे, लेकिन जो बेचारा नौकरी कर रहा है उसको कुछ भी अलाउ नहीं करोगे? तो करेंगे। आपके साथ इतनी नाइंसाफी नहीं होगी। समथिंग विल बी अलाउड टू यू। ये जो अलाउड एक्सपेंसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपको ध्यान रखना है इनको। नंबर 1, वो सारे खर्चे अलाउड होते हैं जो आपने जॉब के लिए ही इनकर किए हैं। यहाँ पे 3 वर्ड्स बार बार यूज होंगे, इन तीनों वर्ड्स को थोड़ा सा समझना। होली मतलब वो पूरे के पूरे एम्प्लॉयमेंट के लिए किए गए हैं खर्चे। एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली आपकी जॉब के लिए किए गए हैं। उसमें कहीं भी आपका कोई प्राइवेट मोटिव नहीं है, कोई प्राइवेट पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। यानी एक्सक्लूसिवली अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए किया गया खर्चा। नेसेसरीली जो जरूरी था। अब इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे बताना क्या वो खर्चा एक्सक्लूसिवली एंड नेसेसरीली जॉब के लिए इनकर किया गया है क्या? अब आप मार्केटिंग में हैं या फिर आप
पार्टनर है, केपीएमजी के पार्टनर है, और क्लाइंट से काम लेने के लिए क्लाइंट मीटिंग रखी है आपने एक 5 स्टार होटल में, क्योंकि क्लाइंट बहुत बड़ा है, आप छोटे होटल में उस मीटिंग को नहीं रख सकते थे। अब ये जो 5 स्टार होटल का बिल है, क्या ये एक्सपेंस इनकर्ड होली एक्सक्लूसिवली एंड नेसेसरीली फॉर जॉब है? यस या नो? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes. यस Yes. फॉर एवरीवन, इट्स यस। Yes. अब यही क्लाइंट जो है, इससे मीटिंग फिक्स करने के लिए मैंने गोल्फ मेंबरशिप ले ली, गोल्फ क्लब की मेंबरशिप, क्योंकि वो गोल्फ खेलने आता है, तो गोल्फ क्लब में एक उसके मारूंगी और ऐसे हम टकरा जाएंगे और फिर स्टोरी चालू होगी बिजनेस करने की, लव स्टोरी नहीं कि उनसे काम लेंगे। तो गोल्फ क्लब में बिकॉज द क्लाइंट इज अ मेंबर, मैंने मेंबरशिप ली है ताकि मैं उसको वहां से फंसा सकूं कि चलो भैया इससे बिजनेस लेंगे। अब बोलो, क्या गोल्फ क्लब की मेंबरशिप अलाउड होगी? No. No, ma'am. No. 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 किस चीज में फेल कर दिया तुमने? होली एक्सक्लूसिवली में या नेसेसरीली में? Necessarily. नेसेसरीली में फेल कर दिया। ठीक है, सो आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां कोई भी नई चीज आएगी, नया खर्चा आएगा, वो अलाउड है कि नहीं है, वो आप इससे पता करना, क्या ये जरूरी था, क्या ये कंप्लीटली बिजनेस के लिए है? तो बिजनेस के लिए तो है, चलो, लेकिन सबसे बड़ी बात, गोल्फ क्लब की मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं थी। चलो, बिना मेंबरशिप के वो आपको अंदर नहीं घुसने देंगे, ले ली आपने, लेकिन उससे मिलने के लिए गोल्फ क्लब ही मिला तुम्हें, मीटिंग फिक्स करने का कोई तरीका नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होता, इट हैज टू बी नेसेसरीली इनकर्ड फॉर द जॉब। ये कोई भी खर्चा हो सकता है, एग्जाम में कोई भी नया खर्चा आए उसको चेक करना, क्या ये जरूरी था, इज इट कंप्लीटली रिलेटेड टू द जॉब। इफ यस, तो इसको अलाउ कर दो, वरना अलाउ मत करना। मतलब ऐड भी मत करना, पर माइनस मत होने देना, इनकम माइनस मत करना। ठीक है, समझे? गॉट इट? ऐड क्यों नहीं करना? क्योंकि ये खर्चा एम्प्लॉय ने अपनी इनकम से ही जोड़ा होगा, इनकम से ही किया होगा, तो इनकम जोड़ ली ना तुमने, फिर वापस से इस खर्चे को मत जोड़ देना, वरना इट विल बी डबल ऑफ द सेम अमाउंट। हाँ, यस सुजल, करेक्ट। ठीक है, समझ गए? बोलो 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 बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर्स ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम, क्या पेंशन सबने देखा? कितने लोगों ने पेंशन नहीं देखा? मैम मैं आज देखा मैम। मैं भी आज देखूंगी। ठीक है, Yes. तो उसमें ध्यान रखना, आज देखोगे या देख लिया है, एम्प्लॉयर जो भी ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करता है वो आपके लिए अलाउड खर्चा होता है। मतलब एम्प्लॉयर की ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं दैट इज अलाउड। इसी इनकम में से कर रहे हो ना, जोड़ दी ना इनकम। और ये रिलीफ देने का एक तरीका है कि आप एम्प्लॉयर की कोई भी पेंशन स्कीम में पैसा अगर डालोगे तो आपकी इनकम को कम करने के उसको काम लिया जाएगा। इसे ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में देखोगे आप, पेंशन में वहां पे सीधा सीधा जो जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं दैट इज डिडक्टेड एज अ खर्चा, अलाउड खर्चा माना जाता है उसको। तो ये पेंशन वाले चैप्टर से लिंक हो जाएगा। क्लियर? बोलो, इसमें कोई डाउट? मैम इसमें एम्प्लॉयर का भी पार्ट डिडक्ट करेंगे? वो एग्जेम्प्ट होता है आपके लिए, दैट इज ओवर एंड अबव योर कमाई, यू डोंट एड इट बिकॉज इट्स एग्जेम्प्ट बाय लॉ। एम्प्लॉयर जो भी आपकी पेंशन स्कीम में पैसा लगा रहा है उसको ना तो आपको जोड़ना है ना माइनस करना है, दैट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये आपका खुद का है। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर्स, ये किसका कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉय का खुद का, एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय खुद की तनख्वाह में भी से तो कुछ पैसा निकाल के पेंशन स्कीम में डालता है, तो डिपार्टमेंट ये बोलता है कि आप उसके ऊपर टैक्स बचा लो। कैसे बचाओगे? अपनी इनकम को उसी अमाउंट से कम करके। ठीक है, तो टैक्स कम इनकम पे लगेगा। पहले आपने जो भी कमाया इसी में से पेंशन स्कीम में पैसा डाल दिया, तो ये जो पैसा आपने डाला ये यहां से माइनस हो जाएगा। क्लियर? बोलो। यस मैम। नेक्स्ट पे आते हैं, सब्सक्रिप्शन टू प्रोफेशनल बॉडीज। ये क्या है? एज एन ACCA यू आर वर्किंग इन KPMG UK, तो ACCA की हर साल की मेंबरशिप फीस, that is your subscription to professional bodies. ACCA is a professional body,
मेरी भी सीए में हर साल एक मेंबरशिप फीस जाती है। अगर मैं एसीसीए बन जाऊंगी तो एसीसीए की फीस भी जाएगी। आप जब केपीएमजी में जॉब कर रहे हैं एज एन एसीसीए कर रहे हैं, अगर एसीसीए की मेंबरशिप फीस नहीं भरोगे तो क्या वो जॉब बचेगी? बोलो, बचेगी? No. नहीं बचेगी। ऑडिट करके साइन ऑफ कर पाओगे? No. नहीं कर पाओगे। यानी ये एक ऐसी प्रोफेशनल बॉडी की फीस आप पे कर रहे हो विच इज मस्ट फॉर द रोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी आपकी जॉब के लिए वो बहुत जरूरी है। और अगर मैं यहाँ पे किसी क्लब का सब्सक्रिप्शन पे कर दूं तो अलाउड है या नहीं अलाउड है? Disallowed. नहीं। अच्छा, मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स भी किया हुआ है, तो इंटीरियर डिजाइनिंग का भी जो प्रोफेशनल बॉडी है उसको मुझे सब्सक्रिप्शन एनुअली पे करना होता है। क्या वो अलाउड होगा इफ आई एम वर्किंग एज एन ऑडिटर इन केपीएमजी यूके? No. नो। क्यों? जो प्रोफेशन इस एम्प्लॉयमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। और देखो ये यहाँ पे भी ये बात बैठ रही है, इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट, इट इज नॉट रिलेटेड फॉर द एम्प्लॉयमेंट, नेसेसरी नहीं है ये एम्प्लॉयमेंट के लिए। इंटीरियर डिजाइनिंग का सब्सक्रिप्शन मेरी जॉब में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। बात समझ गए? क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखेंगे आपको। फर्स्ट वाला इतना जेनरिक है, हर जगह एप्लीकेबल दिखेगा। गॉट इट? क्लियर? समझ आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट, चैरिटेबल डोनेशंस। अब आपने चैरिटी के लिए पैसा दिया और अपनी तनख्वाह से कटा रहे हैं आप। तो याद है ये चैरिटी गिविंग में चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि आप अपने पे से ही कटवा रहे हैं, और अगर ये चैरिटी अलाउड है तो फिर वो आपकी इनकम से माइनस कर देंगे। दिस इज द रिलीफ फॉर चैरिटी। अगर आपने चैरिटी की है तो माइनस करा लो, दैट्स सिंपली दे विल से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रैवल एंड सब्सिस्टेंस। ये क्या है ये अभी डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पास एक ये है, दूसरा यूज ऑफ ओन कार पे आपको क्या मिलता है वो भी है। तो इन दोनों को अभी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे आती हूं मैं एक बार, कैपिटल अलाउंसेस पे। कैपिटल अलाउंसेस मिलते हैं कि एम्प्लॉय को जब एम्प्लॉय अपना खुद का लैपटॉप या कंप्यूटर अपनी जॉब में काम लेता है। आप लोगों के केस में तो कंपनी आपको लैपटॉप और कंप्यूटर दे देगी। जस्ट इमेजिन अगर लैपटॉप कंपनी नहीं देती तो आप कंपनी के काम के लिए अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो आप अपनी इनकम को कम कर सकते हैं विद द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज एप्लीकेबल ऑन योर कंप्यूटर। डेप्रिसिएशन को यूके टैक्स में कैपिटल अलाउंस बोला जाता है। इसलिए अब हम जब भी बात करेंगे हम बात करेंगे कैपिटल अलाउंस की। मैं डेप्रिसिएशन नहीं बोलूंगी, आप समझ जाना। यूके टैक्स में, यूके की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो आईएफआरएस लगते हैं या यूके गैप्स भी हैं उनमें डेप्रिसिएशन ही है। वी आर टॉकिंग अबाउट यूके टैक्सेशन। तो यूके टैक्सेशन में डेप्रिसिएशन इज टर्म्ड एज कैपिटल अलाउंस। इस स्टेटमेंट को, इस वर्ड को याद रखना। डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलेंगे? Capital allowance. कैपिटल अलाउंसेस बोलेंगे। तो कैपिटल अलाउंसेस भी एक एम्प्लॉय को मिल जाते हैं अगर वो अपना खुद का लैपटॉप अपनी जॉब के लिए काम लेता है तो। गॉट इट? क्लियर? बोलो, बताओ इस स्लाइड में कहीं कोई दिक्कत? जो जो एक्सप्लेन करना है डिटेल में वो तो हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यहां तक जो मैंने बोला इसमें कोई दिक्कत? मैम, हाँ ये जी, कैपिटल अलाउंसेस एक प्रॉपर्टी इनकम में भी था ना, उससे रिलेटेड है ना? हाँ, ये कैपिटल अलाउंसेस का एक अलग चैप्टर है, उसमें सारे पढ़ेंगे फिर ये। हाँ ठीक है, ठीक। चलो आगे बढ़ जाओ। मैम, कंपनी के केस में कैपिटल अलाउंसेस अलग नहीं होते, अलग होते हैं, है ना? हाँ, मैं कंपनी वही अलग करेगी। कंफ्यूजन हो रही। कंपनी जिस एसेट की मालिक है वो अपने हिसाब से कैपिटल अलाउंसेस चार्ज करेगी। यहाँ पे आप अगर इंडिविजुअल हैं, क्योंकि आप तो एम्प्लॉई है ना, तो आप अपने एसेट्स के ऊपर कैपिटल अलाउंसेस अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके। चलो डन, आगे बढ़ जाऊं? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक एक आइटम पे आती हूं। पहले खर्चों पे, इनकम्स पे बाद में आऊंगी। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, ये किया, ये किया, ये किया। अब क्या एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहा है? अब एक्सप्लेन करते हैं ट्रैवल एंड सब्सिस्टेंस एक्सपेंसेस।
ये बहुत ज्यादा होते हैं। सेल्समैन और मार्केटिंग जो होते हैं उनके केस में तो ये बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मैं कल को ऑडिटर बनूंगा, ये आपके केस में भी होंगे। जब आप क्लाइंट ऑडिट करने जाएंगे तो आप क्लाइंट प्लेस विजिट करेंगे। वहां जाने के लिए कई बार आप फ्लाइट भी यूज करेंगे, कैब का खर्चा भी होगा, वहां रहने का खर्चा भी होगा, कई तरह के खर्चे होंगे। यानी फॉर यू ऑल्सो ट्रैवल एक्सपेंसेस विल कम इनटू पिक्चर। तो इन ट्रैवल एक्सपेंसेस को समझते हैं कि इनसे रिलेटेड रूल्स क्या हैं, यानी हम किन ट्रैवल एक्सपेंसेस को अलाउ कर सकते हैं, किन को अलाउ नहीं कर सकते हैं। चलो, ट्रैवल एक्सपेंसेस मैं तुम्हें रटवाऊंगी नहीं, ये चीज तुम लोग खुद कॉमन सेंस लगा के इसका जवाब देना। आप बिजनेस ट्रिप पे हैं, इससे रिलेटेड कुछ खर्चे हो रहे हैं, मुझे बताना वो अलाउड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। फर्स्ट केस, expenses on travel to visit a client. Now you are in KPMG UK. You have to visit the client in UAE. ये जो खर्चा आपने किया, क्या ये आपकी इनकम से अलाउड होगा या नहीं होगा? अलाउड। बिल्कुल सही जवाब। क्यों? नेसेसरीली रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। बिना वहां जाए ऑडिट कैसे करोगे? तो ऑडिट करने के लिए वहां जाना जरूरी है। आप वहां पे उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हो, मंगाते नहीं हो कि लाओ भैया भेज दो सारे। इतने सारे होते हैं, वो कैसे भेजेंगे? डंप का डंप होता है। सैम्पलिंग भी अगर लोगे, फिजिकल स्टॉक टेकिंग में भी होगे, तो फिर वहां जाना तो पड़ेगा ही। यानी कि ये बिजनेस रिलेटेड खर्चा है, क्लियरली जो आपकी जॉब से एसेंशियल है। चलो नेक्स्ट बताना, कम्यूटेशन एक्सपेंसेस फ्रॉम होम टू वर्क प्लेस। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, किसको बोलते हैं? कम्यूटेशन एक्सपेंस। Not No. allowed. allowed, अलाउड और नॉट अलाउड? allowed, Not allowed. Not नॉट allowed. अलाउड। नॉट अलाउड। सवाल आता है नॉट अलाउड। आप बोलोगे कि मैम जब तक ऑफिस पहुंचेंगे नहीं तब तक काम कैसे करेंगे? ये इसलिए अलाउड नहीं होते, ये आपके जॉब के लिए जरूरी नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपका घर ऑफिस से दूर है, बगल में ले लो, ये खर्चा होगा ही नहीं। क्या ये नेसेसरी है जॉब से रिलेटेड कि तुम गुड़गांव में रह के नोएडा घर ले लो, या फिर मुंबई में एक जगह ऑफिस है और दूसरे कोने में घर ले लो, यूके की एक जगह ऑफिस है और वहां से 400 किलोमीटर दूर घर ले लो? इज इट नेसेसरी फॉर द जॉब? नो। तुम लो ना बगल में ही लो, ये खर्चा ही नहीं अराइज होगा। इसीलिए कम्यूटेशन एक्सपेंस को कभी भी अलाउ नहीं किया जाता, वरना एम्प्लॉय सब अपने अपनी इच्छा से दूर दूर जगह रह लेंगे और कंपनी बेचारी कम्यूटेशन में बर्बाद हो जाएगी। कम्यूटेशन एक्सपेंसेस आर नेवर अलाउड, नेवर अलाउड। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने का जो भी खर्चा है वो आपकी इनकम से माइनस नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। It's Not allowed. Not allowed. Not allowed. Not allowed. अलाउ कर दो यार, क्या परेशानी है? Private travel है। नॉट फॉर जॉब। नॉट रिलेटेड टू द जॉब, इट्स अ प्राइवेट ट्रैवल। तो भैया आपके प्राइवेट ट्रैवल के लिए खर्चे आपकी इनकम से माइनस नहीं किए जाएंगे। दिस इज नॉट अलाउड, करेक्ट। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल बिटवीन टू सेपरेट एम्प्लॉयमेंट्स। यानी आप पार्ट टाइम एक जगह काम करते हैं, पार्ट टाइम दूसरी जगह काम करते हैं, इन दोनों के बीच के ट्रैवल का कोई भी खर्चा अलाउड और Not नॉट allowed. अलाउड? Not allowed. Not allowed. तो वैसे ही नहीं बनता यार, जब घर से ऑफिस नहीं जाने दे रहे तो दो ऑफिस के बीच में कौन अलाउ करेगा? यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको देख के पता चल जाएंगी कि ये नॉट अलाउड होना चाहिए। सो ये मेरा पूछने का इंटेंट यही था कि अगर कोई नया आइटम एग्जाम में आ जाए, सीधा ये देखना क्या ये जॉब के लिए जरूरी था, क्या ये जॉब पे ही एक्सक्लूसिवली खर्च किया गया है, उसमें कोई प्राइवेट एलिमेंट नहीं होना चाहिए और वो जरूरी होना चाहिए उस जॉब को करने के लिए। इसमें एक केस मेरे को ध्यान है, पता नहीं शायद 2 साल पहले आया था। एक इंडिविजुअल है, उसको जॉब पे जाने के लिए कपड़े खरीदने पड़े, न्यू ड्रेसेस। क्या वो खर्चा अलाउड होगा? No. Not allowed. क्यों? जॉब पे जाने के लिए तो खरीद रहा है बेचारा कपड़े, बताओ Not allowed. व्हाई नॉट अलाउड? नेसेसरली जॉब के लिए नहीं है। ये आपकी पर्सनल सिचुएशन है कि आपके पास कपड़े नहीं थे। दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब कि तुम्हारे पास 15 जोड़ी कपड़े होने चाहिए और वो भी ब्रांडेड होने चाहिए।
जॉब ने तो नहीं बोला, जॉब तो बोल रही है कि बस डिसेंट कपड़े पहन के आओ, चाहे एक जोड़ी पहन लो। नाउ व्हाट इफ वकीलों के ब्लैक कोट्स आते हैं, वो खरीदने में पैसा खर्च हुआ, नाउ टेल मी। That is allowed. That is allowed. Why? Without that coat, you won't be able to present in front of the court. Agree? वो ब्लैक कोट पहनते हैं ना ये लोग, जिसको पहन के दे प्रेजेंट द प्रोसीडिंग्स इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। अगर वो सिलवाने में या फिर वो खरीदने में खर्चा हुआ है, दैट इज अलाउड, क्योंकि बिना उसके एक वकील अपना केस प्रेजेंट नहीं कर सकता। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। डॉक्टर्स कोट अलाउड और नॉट अलाउड? Allowed. अलाउड। डॉक्टर्स कोट के बिना कैसे डॉक्टर कैसे दिखेगा, राइट? चलो, तो ये चीज तो तुम समझ जाओगे, ये क्लियर है सारा? बोलो। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हम्म। मैम जैसे ये आपने एक्सपेंस ऑन ट्रैवल और ये सब है, तो मैम ये तो रीइंबर्स होता है, तो फिर तो हमारी सैलरी पे ऑलरेडी इंक्लूड हो जाना चाहिए ना, तो फिर ये नहीं अलग नहीं नहीं, आपने अपनी सैलरी से पहले ये खर्चा किया, फिर आपको रीएम्बर्स किया गया होगा। यस और मैम, रीएम्बर्स अगर नहीं भी किया गया है तो देन फिर डिडक्शंस होगी, बट अगर रीइंबर्स हो गया है वो अमाउंट, तो फिर वो तो फिर हम सैलरी आएंगे रीएम्बर्समेंट्स के अंडर। तो उस पे ऐड हो जाएगा, फिर इस पे डिडक्ट करने आएंगे का। आएंगे उस पे आएंगे उस पे आएंगे उस पे आएंगे। ये वो है जो रीएम्बर्स नहीं हुए। ओके ठीक है, रीएम्बर्समेंट्स की अभी डिटेल्ड स्लाइड पे आऊंगी जब इनकम देखेंगे। ओके। ठीक है, वैलिड पॉइंट, सही पकड़े हैं। चलो अब थोड़ा सा इसकी डिटेल में चलते हैं। ये तो सिंपल ट्रैवल एक्सपेंसेस हुए। टेम्पररी वर्क प्लेस नाम का एक प्रोविजन एडेड है यहाँ पे। ये टेम्पररी वर्क प्लेस क्या होता है? बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो टेम्पररीली किसी और जगह काम कर रहे होते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स। क्यों? लेट्स सपोज एक कंपनी है, वो कंपनी मॉल बना रही है। अब ये जो मॉल बनेगा ये थोड़ा टाइम लगाएगा, और अगर कोई इंजीनियर उसके ऊपर डेप्यूटेड है तो वो मॉल जहां बन रहा है उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे डेप्यूटेड होगा। वो उसके लिए एक वर्क प्लेस है, टेम्पररी वर्क प्लेस। अभी टेम्पररी वर्क प्लेस के केस पे रूल्स क्या होते हैं, इनको ध्यान से देखना। किसी भी वर्क प्लेस को हम टेम्पररी तब बोलते हैं जब वो 2 साल तक के मैक्सिमम पीरियड के लिए वहां एम्प्लॉय को जाने के लिए बोले। 2 साल से अगर ऊपर लग गए तो वो परमानेंट वर्क प्लेस हो जाएगी फिर उसकी। यानी किसी वर्क प्लेस को हम टेम्पररी तभी बोल सकते हैं जब 2 साल मैक्सिमम एक एम्प्लॉय वहां पे जाके काम कर रहा है। 2 साल में मॉल रेडी होना चाहिए यार। 2 साल में बड़ी की बड़ी साइट कंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो 2 साल अगर लग रहे हैं, फाइन, दैट्स अ टेम्पररी वर्क प्लेस। लेकिन अगर 2 साल से ऊपर लग गए, 24 मंथ से ज्यादा लग गए, और एम्प्लॉय को अभी भी वहां जाना पड़ रहा है, दैट मेक्स इट अ परमानेंट वर्क प्लेस फॉर दैट एम्प्लॉय। क्या ये बात समझ आई? अब ये डिस्टिंक्शन हम क्यों कर रहे हैं, आऊंगी इस पे भी। ये बात क्लियर है? बताओ। यस मैम। चलो, तो अब ये टेम्पररी और परमानेंट की बात भी क्यों हो रही है? परमानेंट वर्क प्लेस होती है घर से उस ऑफिस तक, तो कम्यूटेशन एक्सपेंसेस होते हैं एंड दे आर नेवर अलाउड। बट इन केस ऑफ टेम्पररी वर्क प्लेस, घर से टेम्पररी वर्क प्लेस का जो भी ट्रैवल एक्सपेंस है दैट विल बी अलाउड। इसलिए हम ये डिस्टिंक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ध्यान क्या रखनी है, जो वर्क प्लेस है जहां पे हम जा रहे हैं, क्या वो वर्क प्लेस परमानेंट वर्क प्लेस है या फिर टेम्पररी वर्क प्लेस है? परमानेंट वर्क प्लेस कम्यूटेशन एक्सपेंस हो जाएगी, खर्चा विल नॉट बी अलाउड। जो टेम्पररी वर्क प्लेस है, अगर आप घर से वहां तक पहुंचते हैं, ट्रैवल एक्सपेंस विल बी अलाउड। लेकिन ये टेम्पररी वर्क प्लेस कब बनती है? सिर्फ 2 साल तक के पीरियड के लिए। आप 2 साल तक अगर वहां जा रहे हैं, परफेक्ट, इट्स अ टेम्पररी वर्क प्लेस। जो भी घर से वहां तक का खर्चा है उसको क्लेम कर लो। लेकिन 24 मंथ से ज्यादा लग गए तो इट बिकम्स योर परमानेंट वर्क प्लेस। और परमानेंट वर्क प्लेस के लिए कम्यूटेशन एक्सपेंस तो नहीं मिलता। बात समझ आई कि हम ये डिस्कशन कर भी क्यों रहे हैं? बोलो। तो मैम वो 2 साल तक के लिए नहीं मिलेगा, सॉरी वो 2 साल तक के लिए मिलेगा, डिडक्ट होगा। होगा। और ऊपर जो 1 ईयर, अगर सपोज वो 3 इयर्स तक रह रहे, वो बाकी का 1 ईयर
नहीं would होगा, not be नहीं होगा, deducted. क्योंकि फिर वो परमानेंट कैटेगरी में चला जाएगा. सो 2 साल तक के पीरियड के लिए इट इज टेम्पररी. अगर उससे ऊपर निकल गया तो फिर वो कम्यूटेशन एक्सपेंस है. ठीक है, गॉट इट? बोलो, समझे? Yes, ma'am. Yep, ठीक ma'am. है. अब इसमें एक स्पेशल केस हो सकता है. ये जो आपका एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई कंप्लीटली टेम्पररी वर्क प्लेस पे नहीं है. मतलब ये एम्प्लॉई आपका जो रूटीन ऑफिस है वहां जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पिक करता है या कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराता है और फिर अपने टेम्पररी वर्क प्लेस पे जाता है. तब भी क्या इसको ट्रैवल एक्सपेंस का खर्चा अलाउड होगा? द आंसर इज यस. रोज नहीं जा रहा, वो कभी कभी क्या करता है, अपने मेन ऑफिस जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराता है और फिर वहां से जाते हुए अपने टेम्पररी वर्क प्लेस पहुंच जाता है. तब ये भी जो ट्रैवल एक्सपेंस हुआ इट विल बी अलाउड. इसमें कोई डाउट नहीं है कि अरे तू तो अपने परमानेंट वाले ऑफिस की तरफ गया था, तो यहां से यहां तक का खर्चा तो अलाउड नहीं करेंगे, यहां तक का कर देंगे. इस डिस्प्यूट में मत जाना. यानी अगर ये एम्प्लॉय अपने परमानेंट वर्क प्लेस पे जाता है, जरूरी हो जाता है, रोज नहीं, सिर्फ नीड बेसिस पे जाता है, पेपर ड्रॉप कर दिए, पेपर ले लिए, मतलब काम के लिए जरूरी था, और वहां से टेम्पररी वर्क प्लेस पे पहुंचता है, तो भी इसके ट्रैवल एक्सपेंसेस अलाउड होंगे. समझ गए? बोलो. Yes, sir. यस मैम. वैसे ये क्लॉज आता नहीं है, ये इनकी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, उसके बाद में ये प्रोविजन क्लियर किया गया है, एचएमआरसी ने किया इसको. तो ये लॉ नहीं था, बट कुछ केसेस अटक गए थे, तो उसके बाद में गॉट टू बी क्लैरिफाइड कि अगर कोई एम्प्लॉय इंसिडेंटली बीच में रुकता हुआ जा रहा है, स्टिल ट्रैवल एक्सपेंसेस विल बी अलाउड टू हिम. ठीक है, चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं. अब इस परफॉर्मेंस में हमने ट्रैवल एंड सबसिस्टेंस कर लिया. अब माइलेज अलाउंस की तरफ आते हैं, यूज ऑफ ओन कार की तरफ आते हैं. अब अगर एक एम्प्लॉय खुद की गाड़ी यूज करता है, मेरे जैसा तो होगा तो पक्का सीए बन के सोचेगा, तुम्हारी कंपनी के लिए, तुम्हारी जॉब के लिए मैं अपनी गाड़ी की ऐसी तैसी कर रही हूं, कुछ टैक्स बेनिफिट तो दो यार, मिलेगा टैक्स बेनिफिट. अब पहले ये समझो, ये एएमएपी का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी इनकम में भी है, यहां भी आ रहा है. ये है क्या? इसको हम बोलते हैं माइलेज अलाउंस. इसका पूरा नाम होता है अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस पेमेंट. अगर कोई एम्प्लॉय अपनी गाड़ी यूज करता है तो उसकी कंपनी उसको ये अलाउंस देती है, पैसा देती है. तो कंपनी कितना भी पैसा दे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया तुम डिडक्शन ले लेना इस अमाउंट का. यानी ध्यान रखना, एएमएपी कंपनी एम्प्लॉय को देती है. दिस इज एन अलाउंस विच इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय. Why? Because the employee is using his own car for the business, for his job. HMRC ने बोला कि तुम उसको कितना भी अलाउंस दो, उसकी इनकम में से अलाउड एक्सपेंस इतना ही होगा. ये कैसे निकलेगा? अब आपको दिए होंगे माइल्स, 14,000 माइल्स लेट सपोज उसने गाड़ी चलाई पूरे साल अपने जॉब के लिए. फर्स्ट 10,000 माइल्स पे डिडक्शन कितना होगा? 45 पेन्स का. जैसे आपके पास पैसे होते हैं ना, रुपए के पैसे होते हैं, वैसे ही पाउंड्स के पेन्स होते हैं. 1 पाउंड इक्वल टू 100 पेन्स. तो मैं क्या करूंगी, 1000 इंटू 0.45 पाउंड्स कर दूंगी, प्लस 4000 माइल्स जो होंगे मेरे एक्स्ट्रा 10,000 से ऊपर, उन पे 0.25 पाउंड्स की रेट लगेगी. दिस विल बी द अलाउड खर्चा. और इसको हम बोलते हैं एएमएपी. बताओ, कुछ समझ आया? ये कि ये सेम रेट्स प्रॉपर्टी इनकम में भी हैं. जहां प्रॉपर्टी इनकम कमाने के लिए प्रॉपर्टी बिजनेस में गाड़ी भागती है, तो उसका अलाउड खर्चा वहां पे भी एचएमआरसी ने यही बोला है. तुम्हारी गाड़ी भाग रही है 10,000 माइल्स तक का 0.45 पेंस ले लो, उससे ऊपर का 0.25 पेंस के हिसाब से डिडक्शन ले लो. वहां प्रॉपर्टी इनकम में से डिडक्शन होता है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट इनकम में से डिडक्शन हो रहा है. आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एचएमआरसी आपको ये अमाउंट अलाउ कर देगा. बोलो, बात समझ आई? ये भी प्रोविजन बुक में बहुत घुमाया हुआ है, प्लीज अवॉइड द बुक.
यस मैम। सब एक बार ध्यान से देख लो इस प्रोविजन को। मैम अगर वो गाड़ी प्राइवेट यूज के लिए भी सेम यूज होती है और जॉब के लिए भी, देन अलाउड नहीं हाउ होगी, प्राइवेट वाला पार्ट अलाउड नहीं होगा। क्वेश्चन विल गिव यू कि 20% इट इज यूज फॉर प्राइवेट पर्पजेस, सो यू विल अलाउ ओनली 80% अमाउंट। ओके, आई वाज आस्किंग दैट हाउ वुड वी असेस कि हाँ भाई कितना प्राइवेट पे लगा कितना जॉब पे लगा। क्वेश्चन बता देगा। और प्रैक्टिकल जिंदगी में आप थोड़ा सा हिसाब रखते हो क्योंकि आपको बिल्स क्लेम करने होते हैं। तो क्या होता है, आप बताते हो एम्प्लॉयर को कि मैं दिल्ली से मैं पहुंचा हूं चंडीगढ़। तो किलोमीटर्स अंदाजे से आप लेते हो, अंदाजे से किलोमीटर्स डालते हो क्लेम करने के लिए। ठीक है। ओके, चलो इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, नाउ जस्ट टू अवॉइड टॉकिंग मच, कोई इसको रीड कर सकता है क्या? कोई भी, एनी वॉलंटियर? Yes. Approved mileage allowances payment. And an employee uses her own car for business travel. During the tax year 2022-23, she drove 13,000 miles on business. Her employer paid her 30 pence per mile. Calculate the expenses claimed for the tax year 2022-23 that can be made to reduce taxable employment income. ठीक है, तो एक बार इन्होंने क्या कैलकुलेशन पूछी है इसको साइड करती हूँ। एम्प्लॉयर ने कितना दिया, एएमएपी कितना रिसीव हुआ है? बताओ। 3900। 3900। डिपार्टमेंट ने एएमएपी कितना अलाउ किया? $750। 5250। क्या करें? नेट, मैं इनकम में ये जोड़ूंगी, ये माइनस करूंगी, नेट इंपैक्ट इनकम पे कितना आएगा? इनकम कम हो जाएगी, कितने अमाउंट से कम हो रही है? 1350। 1350 से। आपकी जो इनकम है वो 1350 से नेट कम हो जाएगी। यानी आप पहले 3900 का अमाउंट जोड़ रहे होंगे क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है। अलाउ आप कितना कराएंगे? 5250। नेट इनकम कितने से कम हो जाएगी? 1350 से। बात समझ आई? बोलो बोलो। Yes. और क्वेश्चन ने पूछा है, बताओ क्या एक्सपेंस क्लेम करोगे विच विल रिड्यूस द टैक्सेबल एम्प्लॉयमेंट इनकम। 1350 विल रिड्यूस योर एम्प्लॉयमेंट इनकम। नेट कितने से रिड्यूस करोगे एम्प्लॉयमेंट इनकम को? 1350। दे मेंट नेट। ठीक है, बोलो। क्लियर मैम। यार तुम लोग इतनी शांति से पढ़ते हो ना। सैलरी। अब मैं आ जाती हूँ कमाई वाली साइड। खर्चे वाली साइड अब अपनी कंप्लीट हो गई, कमाई वाली साइड आते हैं। आपको सैलरी मिल सकती है, तनख्वाह डायरेक्ट दी होगी, इनकम बना दो। दूसरा आइटम आपको मिल सकता है बोनस। नाउ नोट माय वर्ड्स, प्रॉब्लम क्लास में इस चीज को तुम पूछना मत, फिर वापस ध्यान से सुनना। बोनस के ऊपर स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम किट दोनों कंफ्यूज्ड हैं। स्टडी टेक्स्ट बोलती है बोनस जिस भी दिन मिला उस दिन टैक्स कर दो, लेकिन एग्जाम किट बोलती है ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर बेसिस पे करो। ड्यू किसकी माननी चाहिए, स्टडी टेक्स्ट की या फिर एग्जाम किट की? एग्जाम किट। बस हमें एग्जामिनर की अप्रोच लेनी है, और एग्जामिनर बोल रहा है, कंफ्यूज मत करो, सारी की सारी इनकम्स पे एक ही रूल रखो, ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। यानी बोनस जब ड्यू हुआ या जब रिसीव हुआ,
दोनों में से जो भी डेट्स पहले आ रही है उसमें हम इसको टैक्स कर देंगे। कैसे करते हैं, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन, ये एग्जाम किट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। कैन एनीवन रीड दिस प्लीज? डॉली, कैन यू प्लीज रीड दिस? घंटी बंद कर दे एक बार चारू प्लीज। गाइस प्लीज जैसे ही बोलते हो ना म्यूट कर दिया करो अपने आप को, द रिकॉर्डिंग्स गेट अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। शगुन या फिर विदन्या, एनीवन कैन रीड दिस प्लीज? अबे कोई भी रीड कर दो यार। Dong is employed as well as his annual salary. He is also paid a bonus in April each year. The amount of bonus is based upon his performance at the end of the previous calendar year. Identify by ticking the appropriate box the treatment of each of the following bonuses. विदन्या वेट, योर नेटवर्क इज नॉट सपोर्टिंग, बहुत वॉइस ब्रेक कर रही है। भव्या तुम्हारा नेटवर्क ठीक है? Yes, ma'am. बोलो। Dong is employed as well as his annual salary. He is also paid a bonus in April each year. The amount of the bonus is based upon his performance to the end of the previous calendar year. Identify by ticking the appropriate box the treatment of each of the following bonuses. Bonus of 2,800 pounds received on 6th April 2022 in respect of the year to 31st December 2021. Bonus of 3,300 pounds received on 3rd April 2023 in respect of the year to 31st December 2022. थैंक यू भव्या। अब जरा ये डेट्स लिखें अपन। देखो इस क्वेश्चन में इतना ज्यादा डाउट नहीं है। सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डिक्लेयर करने की भी डेट होगी। तो बोनस जिस दिन डिक्लेयर होता है उस दिन ड्यू होता है। यहाँ पे डिक्लेरेशन का दिक्कत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अक्रू होने की दिक्कत जरूर है कि किसको रिलेट करता है। तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इट शुड बी रिलेटेड टू दैट पीरियड। ये अक्रू किस दिन किस साल के लिए हुआ, यानी कि किस साल को रिलेट करता है, किस टैक्स ईयर को रिलेट करता है? 21-22 मिला किस साल को? 22-23 करेक्ट। बोनस ऑफ 3,300 ये किस दिन रिसीव हुआ है? 22 टैक्स ईयर? 22-23 इट रिलेट्स टू विच ईयर? 22-23 22-23। तो अगर एग्जाम किट के हिसाब से सिंपल रूल फॉलो करें, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे ड्यू की डेट ही नहीं है। बोनस ड्यू तब होता है जब वो डिक्लेयर होता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन में ये डाला गया है कि ये इस साल से रिलेटेड है तो इस टैक्स ईयर में जाना चाहिए। हम क्या रूल बोल रहे हैं? ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर किससे रिलेटेड है, ये तो हमारे रूल्स में ही नहीं है। अब ये ड्यू किस दिन हुआ पता नहीं, लेकिन रिसीव का तो पता है। तो किस टैक्स ईयर में टैक्स कर दूं इसको? 22-23 में। करेक्ट, बोलो ये बात सबको समझ आई? सिंपल नो रूल। मैम फर्स्ट केस में आपने एक्रू लिखा है, सेकंड में आप ड्यू लिख रहे हो, स्टेटमेंट सेम है, तो वहां पे क्यों नहीं एक्रू लिख रहे? रुको वापस से सुनो पूरी बात। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ बोनस और एनी सैलरी आइटम? ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, राइट? मेरे पास यहाँ पे ड्यू की डेट ही नहीं है। ड्यू कब होता है बोनस? जब कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है। ड्यू तब होता है जब डिक्लेयर करती है। क्वेश्चन ने क्या दिया? क्वेश्चन ने ये दिया कि जो बोनस है वो इस साल से रिलेटेड है, ड्यू नहीं है। तो क्या मेरे पास ड्यू डेट है? नो, बट मेरे पास रिसीव्ड की डेट तो है। तो मैं क्या करूं? किस टैक्स ईयर में इसको टैक्स करूं? रिसीव्ड वाली में। बात समझ आई? बोलो। ड्यू डेट है मेरे पास इस बोनस की? डू आई हैव द ड्यू डेट?
इस बोनस को कब डिक्लेयर किया गया था? क्या मेरे पास है? बोलो यार। नो मैम। मेरे पास रिसीव्ड की डेट तो है, बस उसी में टैक्स कर दो। फिर जब ड्यू की डेट ही नहीं है तो रिसीव्ड वाली डेट पे टैक्स कर देंगे। करेक्ट, ये बात समझ आई? तो 22 23 में टैक्स कर दूं? बोलो। यस यस। ठीक है, अब दूसरे केस पे आते हैं, 3300 वाले पे। किस साल में रिसीव हुआ? 22 23 में। क्या ये डिक्लेयर हुआ है? वॉज इट डिक्लेयर्ड? No. नो। तो लेकिन ये ये भी पर्टेन अप्रूव इस ही ईयर हुआ को ना। करता है, पर्टेन जरूर इस ईयर को करता है। मेरे पास फिर ड्यू डेट नहीं है, तो क्या करूं? फिर से 22 23 में टैक्स कर दो। ये लो, गॉट इट? समझ आया? यस मैम। यस। अब इस क्वेश्चन को मैं मोल्ड करती हूँ। नाउ आई विल डिक्लेयर द बोनस। फर्स्ट केस, बोलना मत, चैट बॉक्स में लिखना। चैट बॉक्स में लिखना, किस टैक्स ईयर में बोनस टैक्स किया जाएगा? इन विच टैक्स ईयर द बोनस विल बी टैक्स्ड। और सबको मार्क मत करना, मुझे इंडिविजुअली करना। पनिका जरा सोचो ध्यान से। सबके आंसर्स करेक्ट हैं। पनिका, यू नीड टू रीथिंक। ईशान, वेदन्या, विधि, ध्रुव, डॉली, शगुन, संस्कार, भव्या, संजीव, प्रेक्षा, सबके आंसर सही है। एकता, करेक्ट आंसर। पनिका, मैम तुम कंफ्यूज हो गई हो। किस टैक्स ईयर में रिसीव हुआ? 22 किस टैक्स ईयर में ड्यू हुआ? ड्यू और रिसीव, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। समझ गए? अब मैं मैं सेकंड दोनों केस। को एक ईयर ले रही थी। हाँ जी, somebody was asking a doubt। ये सबको क्लियर है? बोलो। Now Yes, I'm sir. changing the case। चैट बॉक्स में मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। रिसीव्ड का टैक्स ईयर बोलो। 2022 22 23।
ड्यू का 21, 22. 22. पनिका बताओ। 21, 22. ठीक है, ऐसे डेट्स लिखना और फिर उसके बाद में आइडेंटिफाई करना। गॉट इट। ये सेक्शन सी के 2-3 क्वेश्चन में आया है बिकॉज दिस वाज इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट, लेकिन एग्जाम किट ने क्लियर कट रिजल्ट दिया इसका, ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। समझे? Yes, ma'am. चलो अब एक काम करो। मैम इसका क्या रोल है जो आपने लास्ट लाइन लिखी थी कि बोनस रिलेट्स टू द ईयर 2021? सो ये आई थिंक दैट इज फॉर 2021 कंफ्यूजन। साल का है हाँ और जी, डिक्लेयर किया गया है 4 अप्रैल 22 को। पर हमें तो ड्यू और रिसीव देखना, हमें ये नहीं देखना कि टैक्स ईयर को रिलेट करता, राइट? बस बस एग्जैक्टली बस ठीक है। इसलिए ये जो इन्होंने दिया है ना, इन रेस्पेक्ट ऑफ द ईयर, हमें कोई मतलब नहीं है वो किस साल का है। ओके, डिक्लेयर या रिसीव्ड व्हिचएवर इज whichever is earlier. अर्लियर। ठीक है, या गॉट इट। ओके फाइन, यस मैम। इन्होंने थोड़े से प्रोविजंस को बहुत उलझाया हुआ है, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज स्टडी टेक्स्ट से प्रोविजंस ना रीड करें। आंसर श्योर। तुम्हारे सारे मैच हो जाएंगे। ओके चलो अब एक काम करते हैं, आई नीड 15 मिनट्स ब्रेक। हाँ, उसके बाद में इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स के ब्रेक से करते हैं काम। यस मैम। अपन वापस मिलेंगे 10:55 पे। ओके ओके मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रीएम्बर्स्ड एक्सपेंसेस पे। अभी जो एक क्वेश्चन आ रहा था कि अगर एक्सपेंसेस रीएम्बर्स हो तो ये वो वाला केस है, यानी अगर आपको खर्चे एम्प्लॉयर रीएम्बर्स कर देता है तो उस केस में वो आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे, लेकिन कितने अमाउंट पे जुड़ेंगे? रीएम्बर्समेंट्स जो भी हो दे आर कंप्लीटली टैक्सेबल, यानी वो आपकी इनकम में बनते हैं। एक चीज इसमें खास ध्यान रखना, जिस खर्चे के लिए आप रीएम्बर्समेंट ले रहे हैं अगर वो खर्चा टैक्स डिडक्टेबल है यानी वो अलाउड है, तो फिर उसका रीएम्बर्स भी एग्जेम्प्ट होता है, रीएम्बर्समेंट भी एग्जेम्प्ट होता है। कैसे? आपने क्लाइंट प्लेस पे ट्रैवल किया और इस पे हुआ कुछ खर्चा, क्या ये खर्चे अलाउड हैं? इज इट अलाउड? नो। ट्रैवल टू क्लाइंट प्लेस, उस पे जो भी एक्सपेंस किया, इज इट अलाउड? Allowed. Doubt है। अलाउड। अलाउड। और इस खर्चे को आपके कंपनी ने आपको रिएम्बर्स कर दिया, क्योंकि खर्चा खुद अलाउड था, तो ये जो रिएम्बर्समेंट आएगा ये भी एग्जेम्प्ट होगा। नाउ इज दैट आंसर्ड? मुझे Yes, ध्यान नहीं आ ma'am. रहा किसने वो क्वेश्चन पूछा था कि इसका रिएम्बर्समेंट आएगा तो उसका क्या होगा। कैन यू रिपीट? जिस एक्सपेंस को आपने किया, जिसका आप रिएम्बर्समेंट क्लेम कर रहे हैं, अगर वो एक्सपेंस खुद अलाउड एक्सपेंस है तो उसका रिएम्बर्समेंट भी टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे कि ट्रैवल टू क्लाइंट प्लेस, ये एक्सपेंस एग्जेम्प्ट है, अलाउड है बेसिकली। आप क्लाइंट प्लेस पे गए, कुछ खर्चा हुआ कंपनी ने ये खर्चा आपको रिएम्बर्स कर दिया, ये खर्चा खुद अलाउड है, तो इसका रिएम्बर्समेंट टैक्सेबल कैसे हो सकता है? तो इसका रिएम्बर्समेंट भी एग्जेम्प्ट होगा। गॉट इट? गॉट इट? यस मैम, मतलब मैम वो उसमें ऐड नहीं होगा रीइंबर्समेंट। ऐड नहीं होगा, बिल्कुल, वो उसकी इनकम में ऐड नहीं होगा। ओके। लेकिन अब मैं दूसरा केस लेती हूँ। अलाउड है कि नहीं अलाउड है? No, ma'am. नॉट अलाउड। Not allowed. और इसका रिएम्बर्समेंट आपको कंपनी ने दे दिया। मैम नॉट अलाउड मीनिंग दोज विल नॉट Taxable. बी डिडक्टेड फ्रॉम द which इनकम, cannot राइट? be deducted from your income. This यस। is a kharcha which you cannot claim as a deduction from your income. तो ये माइनस तो नहीं होगा, will not be deducted. और कंपनी ने उल्टा इसका रिएम्बर्समेंट और कर दिया। तो ऐड कर देंगे। सिर्फ ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। इट विल बी
added as a taxable benefit. Now got the point? नो आपने मैम, खर्चा ऐड किया, क्यों होगा? मैम ऐड क्यों होगा? समझ नहीं टैक्सेबल आया। है ना, कंपनी ने आपको इस एक्सपेंस का पैसा रिएम्बर्स कर दिया। ध्यान से सुनो वापस से, आप एक क्लब में गए, आपने उसको मेंबरशिप लेने के लिए कैश पे कर दिया, आप कंपनी में आए, अपनी कंपनी में इस खर्चे का बिल लगा दिया, कंपनी ने आपको इसके पैसे दे दिए। पहला सवाल, ये जो खर्चा था क्या आप अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब ये जो आइटम माइनस नहीं कर सकते थे, इसके लिए कंपनी ने पैसा दिया, क्या इसको इनकम में जोड़ना है या नहीं जोड़ना है? जोड़ना है। देते हैं। नाउ गॉट इट? It is Okay. taxable. You will have to include this reimbursement received from the company. You will have to add it in your income and you will have to pay tax on that. Why is the company bearing this kharcha for you? This kharcha is not needed for your job. क्यों कर रही है? इसलिए आप टैक्स पे करेंगे। लेकिन अगर एक ऐसा खर्चा है जो जरूरी था, तो उसके लिए तो वैसे भी वो अलाउड खर्चा होता है, यानी आप उसको माइनस करते हैं, और उसी के लिए कंपनी ने आपको पैसा दे दिया, तो आप रिएम्बर्समेंट में उसको जोड़ते नहीं हैं। इट इज नॉट टैक्सेबल। दैट मीन्स यू विल नॉट एड इट टू योर इनकम, लेकिन ये खर्चा माइनस होने वाला खर्चा जरूर है, तो आपकी इनकम को कम करेगा, ये इनकम को बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, समझे? अगर खर्चा डिडक्टेबल है, अगर खर्चा डिडक्टेबल है, उसका रिएम्बर्समेंट मिल रहा है, then this reimbursement is also exempt. You are not supposed to pay tax on it. Either you do one thing, ना तो यहां से माइनस करो ना ऐड करो, वरना इधर से ऐड करो उधर से माइनस कर दो, बात बराबर हो गई। So you simply take it this way, जिस खर्चे का रिएम्बर्समेंट मिल रहा है, अगर वो एग्जेम्प्ट खर्चा है, तो रिएम्बर्समेंट को इनकम में मत जोड़ो। डोंट ऐड दैट रिएम्बर्समेंट इनटू योर इनकम, ठीक है, ताकि आप उसको नलिफाई कर सकें। कैसे? इधर आप खर्चा माइनस कर देंगे, उधर आप रिएम्बर्समेंट जोड़ देंगे, बात बराबर, खत्म। बात समझ आई? बोलो। नलिफाई इट बेसिकली। इसका एक एग्जांपल दूं? यस मैम। आपने खर्चा किया, क्या ये एक्सपेंस अलाउड है? यस अलाउड। मतलब आप इसको माइनस कर सकते हैं अपनी इनकम में से, ठीक है। सबसे पहली बात, अलाउड का मतलब आप इस अमाउंट को अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं। अब कंपनी ने आपको इसी का पैसा रिएम्बर्स कर दिया, तो क्या करोगे? पहली तो ये टैक्सेबल बना दोगे। टैक्स एग्जेम्प्ट होगा ये टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। बात समझ आई? आप इसको इनकम में मत जोड़ो, ना आप इसको खर्चे में दिखाओ, बात खत्म हो गई। किससे बात खत्म हुई? आपने पहले खर्चा कर दिया, कंपनी ने आपको ये वापस लौटा दिया, ना प्लस करने की जरूरत है ना माइनस करने की जरूरत है। लेकिन कंपनी ने आपको नहीं लौटाया, तो क्या करोगे? तो माइनस करने की जरूरत है। समझे मैंने क्या बोला? समझ आया? कंपनी ने आपको रिएम्बर्स किया तो टैक्सेबल नहीं करना, ना तो इनकम में जोड़ो ना इस खर्चे को यहां से माइनस करो, दोनों ही काम मत करो। आपने खर्चा किया, कंपनी ने आपको वापस दे दिया, बात खत्म। खर्चा हुआ ही नहीं, कंपनी ने डायरेक्टली पे कर दिया, ऐसा मान लो। लेकिन कंपनी ने रिएम्बर्स नहीं किया, ये खर्चा आपने किया, कंपनी ने रिएम्बर्स नहीं किया, तो क्या आप माइनस करेंगे? यस मैम। तब हम माइनस करेंगे। कुछ समझ आया? बोलो। मैम एक डाउट है, हम्म, अगर सपोज मैंने मार्च में एक्सपेंस किया और मैंने इसको अपनी मार्च की सैलरी में माइनस कर दिया, बट कंपनी ने मुझे अप्रैल में रीइंबर्स करा, तो हाउ विल दैट गो?
जो लास्ट वाला महीना होता है ना, कंपनी उसके रिएम्बर्समेंट्स की डेट कुछ ऐसी सेट करती है कि अपने आप ही वो आपके टैक्स ईयर में फॉल कर जाती है। ओके। ठीक है। और दूसरा, ये कैलकुलेशन आप कब करेंगे? ये जब कैलकुलेशन आप टैक्स करेंगे जब टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। टैक्स रिटर्न आप कब फाइल करते हैं? अक्टूबर में या फिर जनवरी में। जनवरी में। और यहाँ रूल क्या है? रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। जैसे ही आपने ये खर्चा किया, इट बिकेम ड्यू टू बी रिसीव फ्रॉम द कंपनी। ओके। ठीक है, गॉट इट। तो ये रिइंबर्समेंट पॉलिसी होती है कि आप जो भी खर्चा रखेंगे उसके बिल रखो, जिस दिन बिल रेज हो गया उसी दिन ड्यू बन गया वो, तुम क्लेम कभी भी करते रहो। ओके, गॉट इट? यस मैम। चलो, इसमें ज्यादा परेशान मत हो, इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है। चलो अब जो आता है वो देखो। एक बात बताओ, एचएमआरसी को कैसे पता लगेगा कि किसी एम्प्लॉय को कंपनी क्या क्या रिएम्बर्स कर रही है? एम्प्लॉय नहीं बताएगा, जाके बोल देगा मुझे तो कंपनी ने कुछ रिएम्बर्समेंट दिया ही नहीं, तो मेरी इनकम से सारे आइटम माइनस 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 कर दो। तो अभी जो मैं तुम्हें कह रही थी कि प्लस करना है या नहीं करना है, ये बताएगा ही नहीं ना कि कंपनी ने मुझे क्या रिएम्बर्समेंट दी है। कैसे पता लगेगा एचएमआरसी को? गोल्फ क्लब की मेंबरशिप है, गोल्फ क्लब की मेंबरशिप कंपनी ने रिएम्बर्स कर दी, आई विल नॉट टेल टू एचएमआरसी, तो मैं इनकम में जोड़ने से बच जाऊंगी, इट विल नॉट बी टैक्स्ड। तो इसका इलाज निकाला क्या गया? जो एम्प्लॉयर है वो फॉर्म P11D में ये सारे रिएम्बर्समेंट्स एचएमआरसी को बताएगा। आप मत बताओ, कंपनी बता देगी। द कंपनी विल टेल टू एचएमआरसी फॉर्म P11D, इसका नाम है ये। इस फॉर्म को भर के कंपनी बता देगी कि मैंने इस ड्यूरिंग द करंट ईयर इतना इतना पेमेंट इस एम्प्लॉय को किया है। अब जब एम्प्लॉय रिटर्न फाइल करेगा तो एचएमआरसी क्रॉस चेक कर लेगी कि इसने रिटर्न में क्या दिखाया है और फॉर्म P11D क्या बोल रहा है, वो क्रॉस चेक हो जाएगा। समझे? फॉर्म P11D इज टू बी फिल्ड बाय द एम्प्लॉयर, इज टू बी सबमिटेड टू एचएमआरसी, और जब एम्प्लॉय अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा उसमें से ये क्रॉस चेक हो जाएगा। एम्प्लॉयर कह रहा है कि मैंने ये रिएम्बर्समेंट्स दे, एम्प्लॉय कह रहा है कि इतने ही मिले हैं, वो क्रॉस चेक हो जाएगा। हाँ जी बोलो। एम्प्लॉयर हर एम्प्लॉय के लिए भरता है ये फॉर्म? यस। Isn't it a task? आप आर यू वर्किंग? Yes. Isn't this a task? समझ गए? Yes. एक पेरोल टीम होती है, ठीक है, ये पेरोल टीम वही काम करती है। ठीक हाँ जी, है। और बताओ। एनी बॉय वॉज ऑल्सो आस्किंग समथिंग, किसी बॉय की भी आवाज आई थी बीच में। हाँ जी, सबको ये क्लियर है? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। यार देखो, मैं थोड़ा सा हाई पिच में बोलूंगी ना तो आवाज फिर चोक हो जाएगी, इसलिए धीरे बोल रही हूँ। पर मुझे ऐसा सेंस, ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है, यू ऑल आर स्लीपिंग। अबे एम्प्लॉयमेंट इनकम इतना आराम से समझ में नहीं आता है किसी के? नहीं मैम, कोई सो नहीं रहा, सब पढ़ रहे हैं। मैम नो वन इज स्लीपिंग मैम। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। यू आर आंसरिंग टू दिस, दैट मीन्स यू आर हियरिंग व्हाट आई एम सेइंग। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। वाउचर्स पे, जो मैंने आपको सोडेक्सो वाउचर्स बोले थे, इसमें ज्यादा कुछ प्रोविजंस नहीं है। पहले वाउचर्स की बात करते हैं। मेरे लिए बेनिफिट है, यानी एम्प्लॉय को अगर वाउचर मिलते हैं यूके में, इन पर टैक्स लगता है, इंडिया में नहीं लगता, लेकिन यूके में तो लगता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट देन? कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। मतलब कि आप अगर एम्प्लॉय हैं एक यूके की कंपनी में और आपको सोडेक्सो वाउचर्स देने के लिए कंपनी को 10,000 पाउंड खर्च करने पड़े, एंड दीज वर कन्वर्टेड इनटू वाउचर्स एंड दीज वाउचर्स आर गिवन टू यू, ये आपको तो आपकी इनकम में ये बेनिफिट बनेगा। अमाउंट क्या होगा बेनिफिट का? वॉट एवर इज इनकर्ड बाय द कंपनी। फेयर इनफ। कंपनी का जितना पैसा लगा, बोलो। No, explain it again. Whatever the company has expensed, that becomes a benefit for you. मतलब कंपनी ने 10,000 पाउंड खर्च करके कुछ वाउचर्स खरीदे और ये वाउचर्स आपको दे दिए,
You are an employee. For you, it's a benefit. Number 1. रिफंड में चीज मिली है आपको कोई, लेकिन इस बेनिफिट को इनकम में कितना अमाउंट पे जोड़ोगे? जितना मिला है। कॉस्ट टू द आपको तो वाउचर मिले हैं, एम्प्लॉयर को वो वाउचर कितने पाउंड्स में मिले हैं, दैट इज योर बेनिफिट। अब ये तुम्हें कैसे पता होगा? क्वेश्चन अपने आप बताएगा, ठीक है। और ये आपके केस में, प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, वहां पे भी कंपनी बताती है वाउचर्स वर्थ 10,000 पाउंड्स आपके सीटीसी का पार्ट है, यानी आपको अपनी इनकम टैक्स कॉम्पुटेशन में क्या अमाउंट जोड़ लेना है? 10,000 पाउंड्स। समझे? कुछ समझ आया? बोलो। यस मैम। ठीक है। अब आपको दिया गया है क्रेडिट टोकन। क्रेडिट टोकन इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपको दे दिया कि लो भैया, ये क्रेडिट कार्ड लो, आप जब भी बिजनेस ट्रैवल पे जाओ इससे पैसा खर्च करना। नंबर 1, इज इट अ बेनिफिट फॉर यू? यस इट इज। आप ट्रैवल पे हो तो आपके खाने पीने का ये सारा खर्चा कंपनी उठा रही है, और इससे अब आप सामान भी खरीद रहे हैं, पर्सनल सामान भी खरीद रहे हैं। आपकी रेपुटेशन कंपनी में इतनी हो गई है कि कंपनी ने बोला तुम शॉपिंग भी कर लो, मतलब अपने कपड़े भी खरीद लो, अपने बच्चों के कपड़े भी खरीद लो, जो करना है करो इस क्रेडिट कार्ड से। What should be the value of benefit which should be included in your income? लगाओ अंदाजा, क्या होना चाहिए? आपने इससे लेट्स सपोज एक महीने में 80,000 पाउंड्स की शॉपिंग कर ली क्रेडिट कार्ड पे। 80,000 वर्थ के गुड्स खरीद लिए आपने, ड्रेसेस खरीद ली, ग्रोसरीज खरीद ली, घर का सामान खरीद लिया। तो बेनिफिट क्या जुड़ना चाहिए आपकी इनकम में? और इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 10 लाख पाउंड्स। बताओ, इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, स्पेंडिंग लिमिट है 10 लाख पाउंड्स। आपने पूरे साल में 80,000 पाउंड्स का खर्चा किया, शॉपिंग कर ली इस क्रेडिट कार्ड से। इस क्रेडिट कार्ड के होने की वजह से व्हाट अमाउंट शुड बी एडेड टू योर इनकम? 80,000 if it is personal expense. कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्वायर्ड। बेसिकली आपने जो भी सामान खरीदा वो कंपनी के क्रेडिट कार्ड से खरीदा ना, तो कंपनी के क्रेडिट कार्ड ने कितना पेमेंट किया आपके सामान के लिए, दैट इज द बेनिफिट। कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर परचेजेस बिजनेस की हैं तो। मतलब आप बिजनेस ट्रैवल पे जा रहे थे, बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, तो काय का बेनिफिट यार, ये तो जॉब रिलेटेड है। लेकिन हाँ, मेरी पर्सनल शॉपिंग है तो बात अलग है। बच्चों के लिए कुछ ले लिया, अपनी बीवी के लिए कुछ ले लिया, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी कुछ ले लिया, and if that is being paid by the company credit card, that is a benefit. बाकी तो business travel is तो necessarily incurred for job है। Correct? Am I clear on this? Common sense से सेट हो रहा है ये भी? बोलो। मैम इस केस में टैक्स डबल नहीं हो गया? अगर जो एक्सपेंसेस करे, पर्सनल एक्सपेंसेस, उस पे तो टैक्स पे किया होगा अगर कोई भी गुड परचेज किया है, फिर एम्प्लॉयमेंट इनकम में भी ऐड कर रहे हैं उसको टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो डबल टैक्स की पॉकेट से तो जा ही नहीं रहा ना ये खर्चा, वो अपनी इनकम से नहीं पे कर रहा, वो क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है। और ये क्रेडिट कार्ड किसने दिया है? कंपनी ने, अपनी खुद की तरफ से नहीं है उसने खर्चा किया है ये। योर पॉइंट वुड हैव बीन करेक्ट जब उसने अपनी कमाई से ये पैसा दिया होता, उसने तो क्रेडिट कार्ड से दिया है। एंड दिस क्रेडिट कार्ड इज हुज क्रेडिट कार्ड? कंपनी क्रेडिट कार्ड, कंपनी इसका पैसा उठा रही है। अच्छा, तो वो कंपनी से जा रहा है टैक्स, वो वाला। यानी एक तरह से आपने कंपनी से उसका पैसा ले लिया। कितना पैसा लिया? 10 लाख पाउंड्स या 80,000 पाउंड्स? 80,000 पाउंड। जितना सामान खरीदा है कंपनी ने उतना ही तो दिया है मेरे को, वो इनकम में जोड़ देंगे। गॉट इट मैम? बट इसमें प्रपोर्शन अगर बिजनेस ट्रैवल और वो है तो वो फिर डिडक्शन से हम क्लेम कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो बताएगा क्वेश्चन कि इसमें से चलो 80,000 पाउंड्स का जो इसने खर्चा किया, इसमें से 20,000 बिजनेस रिलेटेड है, तो आप इनकम कितनी बनाएंगे इसकी? 60 बनाओगे। सो बेसिकली जो आपका प्राइवेट खर्चा है ना, जो आपने कंपनी के क्रेडिट कार्ड से किया प्राइवेट पर्पसेस के लिए, दैट इज द बेनिफिट। ऑफिशियल पर्पसेस तो वैसे भी एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर बिजनेस है, करेक्ट, फॉर जॉब है। बताओ, समझ आई? तो मैम कंपनसेशन प्लस 80 एंड माइनस 20 होगी या सिर्फ प्लस 60? ओनली 60, ओनली प्लस 60। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं बेनिफिट्स की तरफ। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेनिफिट्स। ये जो अभी तक हमने पढ़ा है ये तो एक नंबर का आएगा अगर आया भी तो। अब कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो सेक्शन सी के क्वेश्चन में भी कम से कम 2 से 3 नंबर के होंगे। यानी ये जो बेनिफिट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं लिख रहे हो तो मार्क करते चलो। बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं कंपनीज एम्प्लॉइज को, लेकिन हम यहाँ पे सारे बेनिफिट्स तो कवर नहीं कर सकते। मतलब मैं लाइव क्लास में नहीं, यूके टैक्स के सिलेबस में, आपके F6 के सिलेबस में सब कुछ कवर नहीं हो सकता। तो मेजरली हम ये वाले बेनिफिट्स यहाँ पे डील करेंगे। आपके सिलेबस में यही है और हम यही डील करेंगे। ये कुछ 11 हैं, इन 11 में से 2-3 आज करा दूंगी, बाकी कल करेंगे क्योंकि बाकी सारे छोटे भी हैं। सो एम्प्लॉयमेंट इनकम टेक्स 2 क्लासेस। इन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करने से पहले एक जनरल रूल याद रखना जो सारे बेनिफिट्स के लिए होता है। नंबर 1, हम वैल्यू ऑफ बेनिफिट निकालेंगे और उसको इनकम में जोड़ देंगे। इसमें से 2 अमाउंट माइनस किए जा सकते हैं। पहला, अगर एम्प्लॉय ने खुद इस पे कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो। क्रेडिट कार्ड का ही केस लेती हूँ। 60,000 पाउंड्स का खर्चा उसने प्राइवेट एक्सपेंस के लिए किया और कंपनी ने 60,000 का क्रेडिट कार्ड स्वैप करने दिया। इस 60,000 में से बाद में एम्प्लॉय ने 20,000 कंपनी को दे दिए। बेनिफिट कितना जुड़ना चाहिए? 60 या 40? 40। बस, तो ये पहला रूल ये है। वैल्यू ऑफ बेनिफिट जो भी निकलेगी उसमें से अगर एम्प्लॉय ने कुछ भी अमाउंट कंपनी को दे दिया तो आप वो माइनस कर देना। तो कंपनी ने बेनिफिट फिर 40,000 का ही दिया ना, 60 का नहीं दिया। 60 में से 20 तो एम्प्लॉय ने वापस दे दिए कंपनी को। कैसे दिए होंगे? अपनी तनख्वाह से कटा के दिए होंगे कि मेरी सैलरी से काट लेना 20,000। बाकी बचा हुआ सारा का सारा कंपनी ने बेयर किया है, तो बेनिफिट कितना होना चाहिए? 40। दूसरा चीज, अगर कोई बेनिफिट पूरे साल नहीं दिया गया, पार्ट ऑफ द ईयर दिया गया है, तो पूरे साल की टैक्सेबिलिटी क्यों पे करेगा एम्प्लॉय? लेट्स सपोज गाड़ी, कार का वैल्यू ऑफ बेनिफिट आता है पूरे साल का 18,000 पाउंड्स, लेकिन ये कार एक एम्प्लॉय को दी गई है सिर्फ 4 मंथ्स के लिए। तो वो 18,000 के ऊपर क्यों टैक्स देगा भाई? इनकम में 18,000 क्यों जोड़ेगा? तो वो इनकम में क्या जोड़ेगा? ये जोड़ेगा। बोलो, बात समझ आई? तो कॉमन सेंस की चीजें हैं दोनों। अगर वैल्यू ऑफ बेनिफिट में से एम्प्लॉय ने कुछ भी पैसा कंपनी को वापस दे दिया है तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट को कम कर दो। अगर बेनिफिट एम्प्लॉय को पूरे साल के लिए नहीं दिया गया है तो जितने टाइम के लिए दिया गया है उतने टाइम का प्रोपोर्शनेट कर दो। पूरे साल का वो क्यों, पूरे साल के वैल्यू के बेसिस पे अपनी इनकम क्यों बढ़ाएगा भाई? ये तो 4 महीने है। व्हाट, लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय को सिर्फ 1 महीने के लिए मिलता है, वो पूरे 18,000 पे टैक्स देगा? 18,000 जोड़ लेगा अपनी इनकम में? नो, वो 18,000 को प्रोरेट करेगा, 1 मंथ की वैल्यू निकालेगा और ये जो भी अमाउंट आएगा इसको अपनी इनकम में जोड़ लेगा। सेटिस्फाइड? बात समझ आई? बोलो। यस मैम। क्लियर है? ये सिंपल रूल्स दोनों जनरल हर केस में करने हैं। ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बेनिफिट में से माइनस करना है। अगर बेनिफिट कुछ महीनों के लिए दिया गया है तो महीनों के हिसाब से प्रोरेट करना है। क्लियर? एम आई क्लियर ऑन दिस? यस मैम। चलो, सबसे पहले बेनिफिट पे आते हैं, रीलोकेशन पे। अब ये रीलोकेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। रीलोकेशन एक्सपेंस इज नॉट अ टैक्सेबल बेनिफिट, लेकिन उसका एक अमाउंट की लिमिट है। अगर कंपनी 8,000 पाउंड्स तक आपको रिएम्बर्समेंट देती है कि ये लो 8,000 पाउंड्स लो और रीलोकेट हो जाओ, इट इज अ टैक्स फ्री बेनिफिट, इट्स टैक्स एग्जेम्प्ट। मैं क्या बोल रही हूँ सिंगल सेंटेंस में वो सुनना। कंपनी ने 8,000 पाउंड्स का अमाउंट दिया या 8,000 पाउंड्स तक का अमाउंट दिया आपको कि ये लो पैसे
इन पैसों से रिलोकेट कर जाओ। एग्जेम्प्ट बेनिफिट, गॉट इट? इट्स एग्जेम्प्ट। कंपनी ने 10,000 पाउंड दिए, इज इट एग्जेम्प्ट? 2000 is taxable, no? 2000 tax. 2000 is taxable. अब मैं धीरे धीरे ना कम बोलूंगी, तुम लोगों को अब टैक्स इंटरप्रेट करना आना चाहिए। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है? Up to. अगर कंपनी ने 10,000 पाउंड्स रीएम्बर्स किए हैं, इसमें से 8,000 पाउंड्स तो एग्जेम्प्ट होंगे, बाकी 2,000 विल बी टैक्सेबल। टैक्सेबल का मतलब एम्प्लॉई की इनकम में इस अमाउंट को जोड़ दिया जाएगा। समझ गए? क्लियर है? बोलो। Yes. ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या? सिंपल सी कंडीशंस हैं तीनों। एक बार रीड करो। तीनों क्या? 2 कंडीशंस, तीसरी अभी आएगी। रीड करके मुझे एक्सप्लेन करना। कुछ टेक्निकल लैंग्वेज है, पर ये तुम्हें समझ में आनी चाहिए। सेक्शन ए और बी इसी तरह की लैंग्वेज का आएगा, तो तुम समझोगे नहीं तो उसको आंसर कैसे करोगे? मैम वो जो 10,000 वाला भी आपने एग्जांपल दिया था, 2,000 ऐड होगा क्या इनकम में? इनकम में ऐड होगा, दैट विल बी टैक्सेबल। रिमेनिंग 8,000 इज टैक्स फ्री अमाउंट, मतलब उसको इनकम में जोड़ना नहीं है। कंपनी ने दे दिया आपको वो पैसे, सो आपने कंपनी से लिया ना, अपनी इनकम में जोड़ो। और फिर उस पे टैक्स लगाएंगे क्योंकि कंपनी ने दिया। बिल्कुल। एनीथिंग विच यू रिसीव फ्रॉम द कंपनी इज योर इनकम। ठीक है? यस। पढ़ लिया? सिंपल रूल्स हैं, Yes. कॉमन सेंस के। Yes. तो आई विल कम टू संजीव। संजीव, कैन यू एक्सप्लेन द फर्स्ट वाला क्लॉज? व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? It is for a new employment. It's not for an existing employee. If somebody needs to join new and probably is from a different location and they want him to move somewhere nearer. करेक्ट। मतलब या तो नौकरी चेंज हो गई हो, या फिर उसी नौकरी में रोल चेंज हो गया हो, और रोल चेंज होने की वजह से रिलोकेट होना है। ऐसा कैसे हो सकता है? नाउ यू आर द कंट्री हेड, और कंट्री हेड बैठता है हैदराबाद, तो दिल्ली से काम नहीं चलेगा, यू विल हैव टू रिलोकेट। सेकेंड पॉइंट, कम्यूटेशन इज नॉट पॉसिबल। डेली दिल्ली से हैदराबाद नहीं जाया जा सकता, दैट मीन्स यू विल हैव टू रिलोकेट। ठीक है? गॉट इट? सिंपल 2 चीजें, या तो नया एम्प्लॉयमेंट हो या फिर सेम एम्प्लॉयमेंट में रोल चेंज हो गया हो, जिसकी वजह से आपको ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहां से कम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस होंगे, दीज विल बी नॉट टैक्स्ड प्रोवाइडेड 8,000 पाउंड तक के हो। तो 8,000 पाउंड तक के नॉट टैक्सेबल, उससे ऊपर वाले टैक्सेबल। अब सवाल आता है, ये कौन से एक्सपेंसेस है? इन एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? बड़ी सिंपल सी कॉमन सेंस की चीज मैं इसको बोलूंगी, 1 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन। दिल्ली का घर बेचने से लेकर हैदराबाद का घर लेने तक, ये सारे खर्चे, ये सब मुझे यहाँ अलाउड होंगे। यहां घर बेचने के लिए ब्रोकर को पैसे देने पड़ेंगे, वहां घर खरीदने के लिए ब्रोकर को पैसे देने पड़ेंगे, इस घर का लोन उस घर पे ट्रांसफर करने के लिए बैंक फीस लेगा, और इस घर से सामान उस घर ले जाने तक जो भी पैसा लगेगा पैकर्स मूवर्स का, वो सब खर्चे, ये सब खर्चे इस क्लॉज के अंदर आ जाते हैं। यानी ये सारे खर्चे इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट हाउस मैम बेचने इस पे कोई लिमिट नहीं है ना? नहीं, पर ये रिएम्बर्समेंट 8,000 पाउंड तक का ही एग्जेम्प्ट है। ये सारे खर्चे होने चाहिए। आई मीन यू कैन नॉट से कि मेरी वाइफ को मुझे नई साड़ी दिलानी पड़ी क्योंकि हमने हैदराबाद में नया घर लिया, उसको मैं 8,000 पाउंड में क्लब कर दूं। 8,000 पाउंड किस पर्पस के लिए होने चाहिए? ट्रैवल के खर्चे के लिए, रीलोकेशन के खर्चे के लिए, आपकी वाइफ की साड़ी के लिए नहीं। ठीक है? तो ये कौन से खर्चे होने चाहिए? ओके मैम।
और कंपनी 8,000 पाउंड तक देगी, ग्रेट। उससे ऊपर देगी तो जो ऊपर वाला है उस पर टैक्स दे दो, ठीक है? यस मैम। 1 2। तो जो स्टोरी मैंने सुनाई उसको ध्यान रखना। दिल्ली का घर बेचने का खर्चा, यहां से सामान उठा के हैदराबाद ले जाने का खर्चा, हैदराबाद में नया घर लेने का खर्चा, दिल्ली के घर के लोन को हैदराबाद के घर के लोन पे शिफ्ट कराने का खर्चा, जो भी बैंक चार्जेस होंगे। पढ़ो एक बार इस स्लाइड को, कोई दिक्कत है क्या बताओ? नो मैम। ठीक है, चलो अब लिविंग अकोमोडेशन पे आते हैं। बस आज लिविंग अकोमोडेशन ही कराऊंगी, उससे ज्यादा नहीं कराऊंगी। मेरे ख्याल से ये भी हम कल कर सकते हैं, इसको कल करते हैं यार, इट विल बी टू मच फॉर मी ऑल्सो। ठीक है, इसको कल करते हैं। पर अभी तक मैंने जितना कराया इसको रिविजिट करना। ये पीपीटी अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी और इसको ढंग से देख के रिवाइज करके बैठना। आई एम टारगेटिंग कि कल मैं इसको कंप्लीट कर दूं, नहीं कर पाएंगे तो परसों कर लेंगे, बट इस वीकेंड आई एम टारगेटिंग दिस प्लस 1 मोर चैप्टर। दैट डिपेंड्स अपॉन कि मैं क्या ले सकती हूँ, ठीक है? बट अभी ज्यादा लूंगी तो कल परसों गड़बड़ हो जाए, इससे अच्छा ये है कि हम इसको यहीं रोक दें। ओके? यस मैम, फेयर इनफ। चलो तो जस्ट टेक रेस्ट एंड कंटिन्यू विद दिस। पेंशन कंप्लीट करना, पेंशन तुम्हें अदरवाइज भी रिकॉर्डिंग से पढ़ना है, तो दैट रिकॉर्डिंग इज रेडी। पेंशन कंप्लीट करके बैठना। यस मैम। ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा ना मैम? कल की ट्रेनिंग सेम टाइम इवनिंग 5:30 और 5 व्हाटएवर यू सेड। 5 ओके, ठीक है। ठीक है, ये अपलोड हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है अपलोड होने में। जूम से हमें रिकॉर्डिंग मिलती है 4-5 आवर्स में। वंस आई रिसीव दैट, मेरे पास मेल नोटिफिकेशन आता है, देन आई अपलोड इट। ठीक है? ओके मैम। मैम इवनिंग तक तो हो जाएगा ना? इवनिंग तक पक्का हो जाएगा, 4 घंटे में आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। एक्चुअली वो उसके साइज पे डिपेंड करता है। ज्यादा रिकॉर्डिंग 1-1.5 घंटे की हुई नहीं है, हो सकता है 3 बजे तक भी आ जाए। ठीक है? ओके मैम, नो प्रॉब्लम। आ जाएगी, 3 o'clock तक आ जाएगी। चलो जी, सी यू टुमारो देन। बाय बाय गाइस, बाय 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 मैम। बाय मैम, थैंक यू सो मच मैम। बाय।